क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष जो बुंदेलखंड यात्रा है, चुनावी यात्रा 2022 का आगाज हम बहुत पहले कर चुके थे और खरी बात की टीम हर जिले में जा जाकर लोगों से जान रही थी कि इस बार क्या विचार बना रहे हैं। 4.5 साल में सरकार ने क्या काम किया है, कुछ किया है या नहीं किया है, उनके यहाँ के विधायक जी ने कितना काम किया है, कितनी योजनाएं हैं जो कि धरातल पर पहुंच पाई हैं, अंतिम पायदान तक पहुंच पाई हैं। इसके अलावा अब 2022 में क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने आ चुके हैं, तो यहाँ की जनता क्या मन बना रही है। शुरुआत हमने की थी ललितपुर से, फिर गए थे जालौन, फिर महोबा, फिर चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर। हर जिले के बाद अब हम झांसी जिले में हैं। झांसी जिले की बबीरा विधानसभा है, बरुआ सागर है, ये पांडे जी का मिष्ठान भंडार है। आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ के जो रसगुल्ले हैं बहुत फेमस है। पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर जनता हमारे साथ आ चुकी है और इनसे वही जानेंगे जो इतने वक्त से सबसे जान रहे हैं कि सरकार ने कितना काम किया है और इसके बाद अब क्या ये लोग राय बना रहे हैं। तो आइए सीधे जनता से ही बात करते हैं और जानते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मऊरानीपुर से हैं, कृष्ण कुमार सियोटिया जो मेरा नाम है। चूँकि अभी दीदी ने बुंदेलखंड के बारे में पूछा है, तो अभी बुंदेलखंड का पूरा विकास नहीं हुआ है और यहाँ पर जो है पेट्रोल, डीजल, जो खाद, जो आदि जो उनके मतलब गैस के दाम है वे निरंतर जो है बढ़ते जा रहे हैं। योगी जी अपना जो लगातार प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अभी बुंदेलखंड का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बीजेपी सरकार कंट्रोल पे विकास नहीं कर पाई। अच्छा, कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और इसके अलावा अगर बाकी चीज़ों के बारे में बात करें, जो योजनाएं चलाती है सरकार, क्या वो अंतिम पायदान तक पहुंच पा रही है लोगों तक? अभी 80% जो है गरीब व्यक्ति को लाभ मिल रहा है और चूंकि कुछ अभी उसमें जो 20% जो है बड़े आदमी भी अभी जो लाभ ले रहे हैं, क्योंकि वे जो अपनी राजनीति के बल पर ले रहे हैं। अच्छा, राजनीति के बल पर ले रहे हैं। चलिए, आप क्या मानते हैं चाचा की क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि नहीं, इतना ज़्यादा लाभ नहीं पहुंच पा रहा है जनता तक। आपको क्या लगता है, सही कह रहे हैं? हाँ, जनता को पहुंच रहा है लाभ, लेकिन कम पहुंच रहा है। अच्छा, कम पहुंच रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब जो है ये राजनीति का खेल चल रहा है। अच्छा, क्या क्या हो रही है राजनीति? मतलब जो है जो पात्र नहीं है उनको लाभ मिल रहा है, जो पात्र नहीं है उनको लाभ दिया जा रहा है। किस चीज़ का लाभ मिल रहा है? ऐसे किस चीज़ का मिल रहा है? आवास है और ये मतलब जो है और भी कई योजनाएं हैं जो उसका लाभ नहीं मिलता। तो क्या इससे पहले जो सरकार थी उसमें इन सब चीज़ों का लाभ मिलता था? अच्छी सरकार थी। हाँ, बिल्कुल मिलता था। अभी इस सरकार में नहीं मिल पा रहा। अब नहीं मिल पा रहा। अच्छा। चलिए महाराज जी, आपसे सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को बता दें, अपना इंट्रोडक्शन दे दें थोड़ा सा। मैं स्वामी सत्यनाथ पृथकराज बुंदेलखंड की मांग कर रहा हूँ। चलिए, आपसे पूछना चाहूंगी, लोग कह रहे हैं कि सरकार से खुश नहीं है, जो योजनाएं हैं वो असल में धरातल तक इतनी नहीं पहुंच पा रही हैं। आपको क्या लगता है? मैंने संपूर्ण बुंदेलखंड का भ्रमण किया हुआ है और जैसा मेरा मानना है कि समुचित विकास के लिए पृथक जरूरी है। बुंदेलखंड में जब तक राज्य नहीं बनेगा तब तक बुंदेलखंड का विकास नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ा राज्य होने से, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य होने से, जब तक योजनाएं बुंदेलखंड के क्षेत्र में आती हैं 7 जिलों में दम तोड़ देती हैं। और बुंदेलखंड जब एक छोटा राज्य होगा, यहाँ पर जो शासन प्रशासन तक पहुँच है, राजनेताओं तक हमारी पहुँच है, राजनेताओं की हम तक और शासन प्रशासन तक, वो बात रखने में जब तक जनता को एक दूसरे से पारदर्शिता नहीं रहेगी। आज कोई मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं तो वो कानपुर या मध्य प्रदेश के इंदौर में लगाई जाती हैं। बुंदेलखंड के लोगों को हमेशा छला गया है पृथक राज्य बनाएं और सरकार चुनावी वादे ना दिखाए। जैसा कि उमा जी ने कहा था कि हमारे कार्यकाल में पृथक राज्य बुंदेलखंड बनाया जाएगा, लेकिन आज तक बुंदेलखंड के लोगों को चुनावी झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। मैं बुंदेलखंड के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप पृथक राज्य के साथ आएँ, क्योंकि राज्य बनने से ही किसानों को पानी मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। बुंदेलखंड में आज तक ना IIT खोले गए, ना एम्स खोले गए, ना सिम्स, ना कोई संस्थान बनाए गए। इतना बड़ा एक पलायन हमारे यहाँ होता रहा। किसी भी सरकार, सभी सरकारें आई हैं, आज तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। अगर पलायन की समस्या को रोका नहीं गया तो बुंदेलखंड का 80% युवा जो होनहार है, जो व्यक्ति है, वो बुंदेलखंड से बाहर चला गया है। इससे बुंदेलखंड का तो विकास होना ही नहीं है जब तक राज्य नहीं बनेगा। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर ना तो कोई फैक्ट्रीज लाई जाती है, ना इंडस्ट्रीज लाई जाती है, जिसकी वजह से लोग बेरोजगार भी फिर रहे हैं। आपका भी यही मानना है?
मेरा यही मानना है, क्योंकि जब तक राज्य नहीं बनेगा, राज्य जब बनेगा तो जब भी बिजनेस मीट होगी यहाँ पे उद्योगपतियों को कहा जाएगा कि आपको बुंदेलखंड क्षेत्र में ही रोजगार लगाना है। आज बिजनेस मीट होती है तो उद्योगपति इंदौर चुनते हैं, यहाँ पर कानपुर चुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है, उनके माफिक सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है। लेकिन जब एक छोटा राज्य होगा, अपना 14 जिलों का राज्य होगा, तो बिजनेस मीट के माध्यम से जो भी उद्योगपति होंगे यहीं पर कंपनी लगेगी। इसलिए हमारे किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को, वो सभी युवा साथियों को समझना होगा कि पृथक राज्य बनाना है तो कंपनी लगेगी। अगर पृथक राज्य नहीं बनेगा तो यहाँ पर कंपनी नहीं लगेगी। आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने नन्हे मुन्नों बच्चों के भविष्य के लिए, रोजगार के लिए, यहाँ पर कंपनियों के लिए, उद्योग के लिए पृथक राज्य की मांग करें। राज्य की मांग कोई राजनीतिक नहीं है, यह आपके विकास की मांग है। आपका क्या कहना है? आपको सही लगता है? महाराज जी कह रहे हैं कि अभी राज्य नहीं बन पाया है, इसलिए विकास नहीं हो रहा है और जो असल योजनाएं हैं वो धरातल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आपका क्या मानना है? ये मानना है, महाराज जी कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? पहले नाम नाम संजय पटेरिया। महाराज जी जो बुंदेलखंड की मांग कर रहे हैं, पहले तो इन लोगों को ये समझना चाहिए कि बुंदेलखंड राज्य केवल एक महाराज जी या आवाज़ उठाने से नहीं बन जाएगा। खैर, एक महाराज जी नहीं आवाज उठा रहे हैं, इसकी तो काफी बड़े पैमाने पे आवाज बुंदेलखंड बड़े पैमाने पे है, लेकिन जहाँ पर धरातल की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किया है योगी जी ने। जहाँ बुंदेलखंड के विकास की बात कर रहे हैं तो बुंदेलखंड में एक्सप्रेस, आपका पैरामेडिकल, आप झांसी से हैं तो झांसी में आपने देखा होगा रेलवे से इतना बड़ा पुल, इतना बड़ा ब्रिज, गरीबों के लिए आप प्रधानमंत्री ने जो आवास दिए हैं, आज घर घर पेंशन योजना, रसोई गैस, सारे ये उत्तर प्रदेश में योगी जी काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जितना विकास योगी जी ने किया है उतना शायद पूर्वांचल में भी इतना विकास नहीं हुआ है। कहने को तो कुछ भी कोई कह सकता है। जी चलिए, आपका क्या कहना है? ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, विकास चरम पर हुआ है एकदम। आपका क्या मानना है? नहीं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है प्रदेश के अंदर और प्रदेश में बहुत विकास हुआ है और आगे भी योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा विकास होगा। हाँ हाँ, आपको ये लगता है कि जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल सही चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर सच में मेंटेन हुआ है? हाँ, मेंटेन हुआ है। जी जी जी, चलिए ठीक है। आप लोगों से, चाचा आपसे पूछूं अगर, तो ये कह रहे हैं कि बढ़िया विकास हुआ है, एक्सप्रेसवे बन गए हैं, अच्छा विकास हुआ है, लोगों को सब कुछ मिल रहा है। आप क्या मानते हैं? नहीं, सही है जो सही कह रहे हैं। खुश है योगी सरकार में? बढ़िया। क्या करते हैं? हम दूध का धंधा करते हैं। दूध का धंधा करते हैं। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? 2-4-500 रुपये। 2-4-500 रुपए। फिर क्या घर का गुजारा कैसे कर रहे हैं? घर की भैंसों को अलग सा हो जाता है, जो 2-4-500 अपने बेच के निकाल लीजिए। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब पहले से अभी कोई चेंज तो नहीं आया है? नहीं, कमाई बढ़ गई है? नहीं, कमाई वही चल रही है ना, बड़ी है ना कमाई वही चल रही है। तो फिर कुछ मतलब जैसे कि गुजारा होता है वह कैसे होता है? मतलब पहले चीजें जो थी सस्ती थी, अब थोड़ी सी महंगी हो गई है क्या? तो महंगी नहीं, हाँ थोड़ी हो तो महंगाई हर चीज पे है, तो बस हर चीज पे है। तो जैसे फिर अपनी वो तो बड़ी नहीं है, आपकी आय तो बड़ी नहीं है, फिर कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा जो चल रहा हो तो वो चल रहा है, उससे ना बड़ा सही चल रहा है। महंगा हो गया तो भी कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है? नहीं। चलिए चाचा, आपसे पूछूंगी, जैसे ये कह रहे हैं कि बढ़िया कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है हमारे प्रदेश में, आपको क्या लगता है? कानून व्यवस्था में सुधार है। सुधार है? हाँ, सुधार है। जी, सुधार है आप लोगों को लगता है? जी हाँ, चलिए ठीक है। अगर एक चीज मैं ये पूछना चाहूँ आप लोगों से कि अभी जब मैं कल बड़ा गांव में थी तो लोगों की ये शिकायत थी कि भाई कानून व्यवस्था कैसी अच्छी चल रही है कि पुलिस ही है जो वो मार रही है लोगों को और उनकी हत्या भी कर रही है कुछ, तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत आरोप पुलिस पर लगते आए हैं। और इसके अलावा भी अगर देख लिया जाए तो रेप्स भी हो रहे हैं काफी ज्यादा। तो क्या आपको ये लगता है कि ये इसी सरकार में हो रहा है या पहले भी होता रहा? अपराधियों पे तो उन्होंने जो नियंत्रण किया है, रेप की घटनाएं तो हर शासन में हुई, कोई ये तो जो नई बात नहीं है, लेकिन रेप पे भी इन्होंने कानून सख्त बनाए। जी, कंट्रोल किया है? जी हाँ। क्या कानून में क्या सख्ती आई है अभी? कानून में जैसे जो पुलिस को सूचना मिलती है, जैसे उनके जो 10 नंबर हैं या जो 112 नंबर हैं, जो तत्काल पुलिस मौके पहुंच जाती है, उनकी जो उचित कार्रवाई होती है उनके साथ। हाँ, अगर एक बात पूछूं मैं, यहाँ पे मौरानीपुर में एक रौनी रेप कांड हुआ, अगर आप लोगों को पता चला हो उस बारे में, तो आप मौरानीपुर के ही हैं तो आपको पता चला होगा। कहीं ना कहीं उसमें बात की गई कि थाने के अंदर बैठा के ही जो पुलिस वाले थे उन्होंने सेटलमेंट करा दिया और ये दिखा दिया कि किसी विवाद के चलते केस लिखवा दिया गया। और उसके कुछ दिनों बाद ही लड़की फिर से FIR लिखवाने आई कि पुलिस वालों ने हमें दबाया था और ये सब नहीं हुआ। फिर पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया। इस पर आपका क्या कहना है? अपराधियों को जो मतलब FIR हुई थी उसमें जो अपराधियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, बाद में किया गया ना, पहले तो पुलिस ने थाने में बिठा के सेटलमेंट करा दिया। नहीं, जब वो अपनी जांच कर रही थी ना, जो है जांच करने में जो टाइम लगता है, अच्छा, क्योंकि जो है हरिजन का वो था मामला, तो ये जो CO लेवल से जांच होती है इसकी,
एकदम थोड़ी किसी को वो थोड़ी कर लिए। उन्होंने पहले कहा FIR होगी, उसके बाद सीओ ने कह दिया नहीं नहीं मामला निपट गया है। नहीं, ऐसा तो मेरे सुनने में नहीं आया, ना मुझे संबंध। चलिए चलिए कोई बात नहीं। इसके अलावा अगर हम ये बात करें, नमस्कार भैया, क्या नाम? नमस्कार मैम, गोविंद झा मेरा नाम है, बरुआ सागर का रहने वाला। चलिए आप बताइए भैया, जो प्रदेश लेवल पर अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको, योगी सरकार ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई हैं, क्या वो असल में कागजों से उतरकर धरातल पर आ पा रही हैं? जी मैम, मैं कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी सरकार है उन्होंने काम तो अच्छा किया है, लेकिन एक मुद्दा ये कहना चाहता हूं कि हमारे इस बरुआ सागर में बुंदेलखंड में पानी की बहुत समस्या है। जिस पर क्या है कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ बरुआ सागर में जो घसरपुरा मोहल्ला है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं पहुँचा है। कल मैं टहरौली गया था, वहाँ जितने भी गाँव हैं कहीं पानी की सुविधा नहीं है, जिससे गांव वाले परेशान हैं, पानी के लिए लड़ रहे हैं। तो ये पानी की समस्या तो पहले भी आती होगी, इस सरकार की तो होगी नहीं? नहीं, पानी की समस्या आती थी, लेकिन क्या है हमारे जो मोदी जी, प्रधानमंत्री माननीय जो मोदी जी हैं, वो पूरे भारत में काम कर रहे हैं। उनका जो हाँ उम्मीद है, उनका जो काम है, देखो उन्होंने आवास, उनका जो काम है वो कोई नहीं पा सकता प्रधान, लेकिन हमारी सरकार को सुनना चाहिए। हमारे जैसे विधायक हुए, सांसद जी हुए, इनको गौर दौर बुंदेलखंड पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत में जो बुंदेलखंड है वो पिछड़ा माना जाता है। हर काम में इनको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कई नेता आते हैं, जब जैसे चुनाव का टाइम आता है तो तुरंत काम के लिए दौड़ पड़ते हैं, देखने लगते हैं काम, लेकिन जैसे ये बन जाते हैं तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और एक और बात बता दूं आपको कि हमारे इस बुंदेलखंड में कई टैलेंटेड युवा हैं, उन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कि मतलब क्या ध्यान नहीं? एक हमारा फ्रेंड्स है, वो IAS की तैयारी कर रहा, उसके पास आर्थिक स्थिति खराब है, तो उसने कुछ शरण मांगी है, कुछ मतलब गया है किसी नेताओं का, कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो हम चाहते हैं कि सरकार सभी का साथ दे, जैसे कि सहयोग करे पढ़ाई के लिए, हर तरह टैलेंट देखे, किसमें क्या टैलेंट है, क्या हुनर है, और सबका साथ सबका विकास, जैसा कि इनका नारा है वो कर दिखाए। धन्यवाद। इतने जी आपको बताएं, जैसे ये बता रहे हैं कि वो यहाँ पर पानी की समस्या है। क्या है, इन लोगों को ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री जल कल योजना के तहत यहाँ पर करोड़ों का काम टंकी 95 में बन चुकी है। तेलेथा में उसका हेड ऑफिस है, तालरमन्ना में उसका पूरा है। इन लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि पानी की समस्या पूर्ण तौर से हल हो चुकी है, और 1-1.5 महीना में जो मुख्यमंत्री पेयजल जल कल योजना है, जो उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में है, वो 1-2 महीने में घर घर योजना पहुँच जाएगी। आप इसके बारे में तेलेथा, तालरमन्ना, यहाँ पर 4-6 जगह जो आप कह रहे हैं इतने पहले बन चुकी है टंकी? अभी माननीय मुख्यमंत्री बुंदेलखंड बन चुकी है। हाँ, उसका 95% काम पूरा हो चुका है, और 1-1.5 महीने के अंदर सारे, अकेले बरुआ सागर को नहीं, सारे जो हमारा ये न्याय पंचायत है, 9 पंचायतें पड़ती है ग्रामीण क्षेत्र में, इन सारे लोगों को पानी की समस्या। हमारे माननीय बमीना विधायक जी राजीव सिंह जी है, जो हमेशा इस बुंदेलखंड के अपनी विधानसभा के विकास के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। रात में चाहे 12 बजे हो चाहे 1 बजा हो, फोन उठाते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं। कौन है आपके यहाँ के विधायक जी? हमारे राजीव सिंह जी पारीचा। बढ़िया काम कर रहे हैं, खुश हैं? बढ़िया काम है, और दोबारा जीतेंगे और 300 पार होगी योगी जी की सरकार, ये जनता का विश्वास। बताइए, आप बताइए अम्मा, क्या कहना है आपका? हमको क्या कहने कि बेटा, हम बुढ़े आदमी हैं, और हम जो सिलेंडर मिलो तो मोदी की तरफ से हमारे बड़े लड़का ने ले लो, अब हम बुढ़ापो आ गो और रोटी हमसे बनत नहीं है। तो लड़का नहीं दे रहा क्या? अब दे रहा लड़का, फिर नहीं देता है। अच्छा, नहीं देते फिर? हाँ। अच्छा, तो हमें सिलेंडर मिल जाए। सिलेंडर मिल जाए? हाँ, 1000 खान रुपया जाते हैं बेटा, सही बात है, सही बात है। चलो ठीक है, इनसे बात करिए, आपके यहाँ के ही हैं ये, इनसे बात करिएगा, ठीक है? चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मनोज शर्मा जी। आप बताइए, ये लोग कह रहे हैं बढ़िया एकदम व्यवस्था चल रही है, राम राज्य चल रहा है, एकदम सब कुछ विकास की लहर चल रही है, आप क्या मानते हैं? विकास की लहर तो चल रही है, केवल योगी जी का जो कार्यशैली है वो ठीक है, लेकिन जो भी अधिकारी वर्ग के व्यक्ति हैं वो सब भ्रष्ट हैं, और इतना भ्रष्ट है कि किसी सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ भी नहीं है। हाँ, क्या है कि जो भी योजना है सरकार देती है, वो धरातल पर नहीं उतर पा रही है, और उनको उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कह तो रहे हैं बहुत अच्छे से धरातल पर उतरी है, जन कल की बात सुनिए, जो यहाँ प्रधानमंत्री योजना चल रही है, उसमें 10 से 20 हजार रुपए तक अगर व्यक्ति देता है तो उसको योजना का लाभ मिलता है, अन्यथा उसको कोई लाभ नहीं मिलता है। चाहे राशन कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, इत्यादि कोई भी योजना हो, किसी को भी लाभ नहीं मिल रहा। जिसके राशन कार्ड गरीबी रेखा का किसके पास मिलेगा? नहीं, गरीबी रेखा का कार्ड किसके पास मिलेगा? जिसके पास 10 एकड़ जमीन हो, स्कॉर्पियो होगी। गरीब को गरीबी का
हक नहीं मिल पा रहा है और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो उनको हक नहीं दिला पा रहे, जबकि प्रधानमंत्री जी लाभकारी योजना चला रहे, लेकिन लाभकारी योजना जो लाभवंत लोग हैं उनको कभी नहीं मिलती। आप कैसे भी जांच करा ले, कैसे भी कुछ मतलब ऊपर से सही चल रहा है लेकिन ऊपर बीच में नीचे दिक्कत आ रही है। पूरा भ्रष्टाचार से तंत है। जैसा कि मैंने बताया कि जनता को वास्तविकता जानना चाहिए। जैसा कि कहा कि सब कुछ अच्छा है, विकास हो रहा है। अगर विकास है तो पलायन क्यों है? क्योंकि कोरोना काल खत्म भी नहीं हुआ और नेता और भ्रष्टाचार होता है तो राज्य की मांग हटा देते। आप बताइए, आज़ादी से आज तक कौन सी मल्टीनेशनल कंपनियां एयरपोर्ट, एम्स बुंदेलखंड में हैं? वो विकास हुआ है जिनसे नेताओं के घर भरे हुए हैं। वो विकास कभी नहीं होता जिससे बुंदेलखंड की जनता को रोजगार मिले। आज बुंदेलखंड का युवा बेरोजगार है, किसान बेरोजगार है, नहरों में पानी नहीं है, कैन बेतवा योजना कब से पड़ी है। चलिए बताइए अब आपका क्या कहना है इस पर? हमारा ये कहना है, हमारे जो मनोज शर्मा जी है, ये भाई है, ये पहले ये हमारे शिवसेना से बिलोंग करते हैं। मैं आपको ये अवगत से बिलोंग करते। पहला जब हम लोगों का अलायंस था महाराष्ट्र, जब भाजपा सब कुछ सही कर मतलब पहले भ्रष्टाचार दिखने लगा, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, अब एलायंस इनका हमारा खत्म हो गया अंत। तो अब ये कह रहा है जहाँ भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे हो, इस नगर में आप खरी बात से हैं तो पता लगा लिए 1400 आवास इस नगर में बने हैं। माननीय राजीव सिंह जी बमीना विधायक बरुआ सागर में एसओचओ है। आप लॉ एंड ऑर्डर की डीएम की कहो, आंद्रे बामती 2 साल से ऊपर है यहाँ। अगर वो भ्रष्ट होते या कप्तान है हमारे या वो भ्रष्ट होते तो हमारी सरकार योगी सरकार 1% पसंद नहीं करती है। हमारे कमिश्नर से लेके हमारे डीआईजी से लेके सारा प्रशासन डेड ऑनेस्ट तरीके से चल रहा है। डेड हॉनेस्ट तरीके से सरकार चल रही है। और जिसे ब्लेम लगाना हो तो ये तो मृतलोक है, जगत जननी सीता पे ब्लेम। आप कह रहे हैं पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से चल रहा है। एक प्रश्न मेरा है, अभी यहाँ पर रक्सा है, वहाँ का डोमा गौर गांव है, कल वहाँ पर बहुत ही भयंकर तरीके से पुलिस ने डंडों से मारपीट की है। अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको मारपीट की है, उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गए हैं और अब कार्यवाही के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? पहले तो हमें इस मैटर में पता नहीं है, तो हम इससे कोई प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकते। अगर मुझे इसमें पता होता तो हम आपसे, आप बुंदेलखंड में जैसे मेरे क्षेत्र की बात करें तो मैं आपसे कहना चाहूँगा। ठीक है, तो फिर आपके बरुआ सागर की ही बात कर लेते हैं। बरुआ सागर से अभी हुआ था अजय सोनी वाला केस, जिसमें अरविंद गुप्ता जी जो है उनका अगवा करने की बात चल रही थी। तो उसमें अजय सोनी जी को भी धरा गया था और उसके बाद उनकी इतनी मारपीट की गई। उन पर आरोप लग रहे हैं, पुलिस वालों पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने इतनी मारपीट की कि पुलिस वालों का कहना है कि उनने उससे तंग आकर फांसी लगा ली और वो अब वहाँ पर मेडिकल में एडमिट हैं और अपनी जान के लिए बहुत लड़ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? पहले तो ये पुलिस पे भी ब्लेम नहीं लगाया जा सकता है कि पुलिस ने उनसे इतनी ज़्यादा मारपीट की। दूसरी, यहाँ पर लवाबाद इंस्पेक्टर को जो निलंबित किया गया है वो बरुआ सागर में आए भी नहीं थे। यहाँ की एसओजी और यहाँ की लवाबाद की पुलिस निलंबित करना क्या होता है? कहीं और जाकर फिर उनको लगा दिया जाएगा कुछ समय बाद? नहीं, उसमें जांच हो रही है, उसमें मुकदमा पंजीकृत होगा। अगर वो लोग दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और बर्खास्ती की कार्रवाई होगी अगर दोषी पाए गए, और अगर दोषी नहीं पाए गए तो बर्खास्त कर दिया जाएगा। मतलब उन्हें अगर दोषी पाए गए, बर्खास्त करने के बाद क्या होगा? कुछ दिनों तक लाइन हाजिर करके फिर से लगा दिया जाएगा। बर्खास्त का मैम मतलब है डिसमिस, सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ पर डेमोक्रेसी और ये पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और गुंडागर्दी नहीं होगी। चलिए, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा कहना है कि शासन प्रशासन से लोग परेशान हैं और इसलिए परेशान है कि हमारा बड़ा राज्य है, जब छोटा राज्य बनेगा तभी समाधान होगा। और जैसे हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को 14 बरस का वनवास हुआ था। वनवास किससे बोला गया? हम लोगों ने आकलन किया। उन्होंने अपनी ज़मीन छोड़ी, अपने माता पिता छोड़े, अन्य जगह गए। वो पवित्र धाम चित्रकूट गए, लंका गए, पुनः अयोध्या वापस आए, तभी वनवास खत्म हुआ। आज बुंदेलखंड का पूरा किसान मजदूर वनवास काट रहा है, सरकार को चिंता नहीं है। और यहाँ पर आप बोलते हैं विकास हुआ है। अगर विकास हुआ है तो मैं फिर बोलता हूँ कि बड़े बड़े रोड बना दिए गए, किसानों के लिए ना उद्योग है, महंगाई दम तोड़ रही, किसान दम आत्महत्या कर रहा है। यहाँ पर जो मजदूर है उनके लिए रोजगार नहीं है। आप बोलते विकास हुआ है, किस बात का विकास? हमें नहीं लगता कि विकास हुआ है। जी, आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? जी, आशीष चतुर्वेदी मेरा नाम है। नमस्ते मैम। आपको बताइए।
मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी भी पार्टी की हो, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है। उसमें मुख्य रूप से होता है शासक करने वाला मुख्यमंत्री कैसा है और वो अपनी नीतियों को कैसे लागू कराता है। ठीक है, आपको अभी क्या लगता है अभी के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कैसे काम कर रहे हैं और अपनी नीतियों को कैसे लागू कर रहे हैं? जी, वो प्रयास तो पूरा कर रहे हैं और नीतियां भी लागू हो रही हैं, लेकिन मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूं, मैं सरकारी कर्मचारी हूं। मैं बात कहूंगा सीधी सीधी, जब तक आपका बड़े राज्य से छोटा राज्य नहीं होगा, छोटे छोटी व्यवस्थाएं नहीं होंगी, तब तक आप पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप शासन सत्ता कितनी भी बिठा लें। अच्छा, मतलब बुंदेलखंड राज्य जरूरी है। बुंदेलखंड, चूंकि एक और मैडम इसमें दिक्कत है कि एमपी यूपी जो पड़ता है, आप कोई भी बुंदेलखंड का जो सीमावर्ती जिले चले जाइए, 20 किलोमीटर में 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार बुंदेलखंड में एमपी यूपी टच होता है। क्राइम एमपी में होता है, क्राइम करने वाला यूपी में घुस जाता है, यूपी में क्राइम करके एमपी में घुस जाता है। कई जगह पुलिस इस विवाद में पड़ी रहती है, हमारे भाइयों को नहीं मिल पाता है न्याय। क्यों? आपकी बॉर्डर है, उन्होंने कहा आपका बॉर्डर है। सबसे बड़ी बात, अगर वोट देने के लिए बुंदेलखंड हमारा समृद्ध है, पन्ना में हीरे के लिए समृद्ध है, यहाँ पे वीर भूमि बुंदेलखंड है, तो उसी वीर भूमि में रोजगार के लिए हमारे भाइयों को तड़पते हुए, अपने माता पिता और भाइयों को छोड़ते हुए क्यों दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, वहाँ पे दुत्कार सहना पड़ता है? क्या नेताओं के लिए केवल हम एक वोट बैंक हैं? वोट देने के लिए मैं एक व्यक्ति हूँ, और जब बात आती है कि हमें रोजगार दो, ठीक है, भाग्य से मेरी नौकरी लगी है, लेकिन क्या सबकी नौकरी लगी है? क्या सबको रोजगार देती है सरकार? सरकार किसी की भी हो। और दूसरी बात, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। दूसरी बात मैडम, आप एक बात बताइए कि केवल सरकारी कर्मचारियों को अगर आप छोड़ दें, भैया हैं मान लीजिए, ये नहीं करते हैं कुछ, ये 930 रुपए का सिलेंडर कैसे भराएंगे? क्या इस पे अंकुश नहीं होना चाहिए? और रही बात पुलिस की कार्यशैली पे, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे किसी पुलिस से ना कोई अच्छाई ना बुराई, लेकिन कष्ट उस समय होता है जब एक नेता के लिए रात को 10 बजे भी और वो अदालत खुल जाती है और एसओ साहब उपस्थित हो जाते हैं, और एक आदमी के लिए दिन में 10 बजे भी वो जाता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वो फरियादी ना हो के सबसे बड़ा आरोपी हो। और किसी भी केस को लागू करें, जो नियम कुछ ऐसे बने हैं, चूंकि मैं उनका वर्णन यहाँ नहीं करना चाहूँगा, मान लीजिए SC/ST एक्ट है और मान लीजिए हरिजन एक्ट है, महिला के बारे में कोई, तो क्या सामने वाला बिना उसके जांच के सीधा आरोपी हो गया, उसको उठा के आपने जेल डाल दिया है? और जो पैसा देता है, जिसकी मंत्री जी से पहुंच है, उसको 10 दिन बाद भी अरेस्ट नहीं किया जाता है। और एक और सबसे बड़ी बात, एमपी और यूपी में जो डीजल पेट्रोल सिलेंडर के रेट में डिफरेंस है, इससे भ्रष्टाचारी बढ़ती है। सरकार काम अपनी जगह ठीक कर रही है, पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन मेरे सभी सरकारों से 3 प्रश्न हैं, केवल उनका जवाब दे दीजिए सरकार। आप 6 महीने मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, 4.5 साल राजा बन के जीते हैं। अरे उन 4.5 साल में आपका ईमानदारी और मेहनत करने का जज्बा कहाँ गायब हो जाता है, बता दीजिए। 6 महीने चुनाव के समय आप ग्राउंड पे फिरते हैं और जैसे ही आप जीत गए या हार गए, उसके बाद गायब हो जाते हैं। हमें वो व्यवस्था बता दो कि अगर हम सांसद जी के पास, अगर हमारा सोर्स नहीं है, भैया की पहचान नहीं है, तो सांसद जी विधायक जी मिलते नहीं हैं। एक साधारण आदमी को मतलब हद कर दी, अगर 10 बार आप चले जाइए तो 10 बार में मुश्किल है कि वो एक बार मिल जाएं। और अगर उनका काम होगा 6 महीने का चुनाव का काम, तो वो दिन में, तो वो वोट के समय हमें 10 बार मिलेंगे। दूसरी बात, जब एमपी यूपी बॉर्डर में रेट में अंतर है पेट्रोल डीजल में, तो आदमी रहेगा यूपी में, रहेगा। चीजें गिना रहे हैं, मैं वो 3 चीजें सुन लूं, फिर जा रही हूं, मैं वेट कर रही हूं। एक नेता केवल 6 महीने दिखते हैं, 4.5 साल गायब हो जाते हैं। दूसरी बात, एमपी यूपी बॉर्डर में जो रेट में डिफरेंस है, इस वजह से कालाबाजारी भ्रष्टाचारी होती है। एमपी यूपी बॉर्डर का मामला सरकारों को सुलझाना चाहिए और मैं तीनों सरकार से बात करूंगा, निवेदन करूंगा। बुंदेलखंड राज्य के लिए केंद्र सरकार, एमपी सरकार, यूपी सरकार, तीनों में भाजपा की सरकार है, तो अब बुंदेलखंड राज्य बनाने में आपको दिक्कत क्या है? मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, एमपी से, यूपी से और केंद्र से, मैडम 1 मिनट, कि आप तीनों लोगों से निवेदन है जी, निवेदन है कि बुंदेलखंड राज्य बनाइए। हम वोट बैंक हैं, लेकिन हमको अपना सम्मान दिलाइए। जय वीर भूमि बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत अहरवाल है और मैं यहाँ तजपुरा का रहने वाला हूँ और मैंने बीटेक 2017 में कंप्लीट की थी। मैं आज 3 साल से नौकरी के लिए भटक रहा हूँ, ठीक है।
उसमें क्या है कि अभी जैसे अपन कंपनियों में जाते हैं तो 10,000 8,000 एक बीटेक के लिए, क्योंकि रोजगार बिल्कुल ठप है। 10 साल से रोजगार नौकरी है नहीं। मैं अभी मोबाइल में दिखा दूं, मैं RPF क्वालिफाइड हूँ, यूपी पुलिस क्वालिफाइड हूँ, MP पुलिस क्वालिफाइड हूँ, मैं 6 टेस्ट क्वालिफाइड हूँ, जबकि नौकरी नहीं है। क्यों नहीं लग रही है फिर नौकरी? उसका कारण क्या है? मैं 3 बार फाइनल लिस्ट से बाहर कर दिया, लेकिन हमारे जो घर के जो दूसरी जाति के लोग हैं उनका 65% पे हुआ, हमारा 66 पे नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? कुछ ना कुछ तो इसका कारण है, जब तो अपनी नौकरी नहीं लगी है। और जैसे अगर हमें कुछ नहीं आता होगा तो हम 6 टेस्ट कैसे क्वालिफाइड कर लेते? उसका कारण क्या है? क्योंकि क्या है, सब भ्रष्टाचारी है और योगी महाराज उस पर रोजगार पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, मेन मुद्दा मतलब बिल्कुल ठप है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल XYZ बिल्कुल जीरो है, माइनस में। अच्छा। चलिए आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? उनका मैं नरेंद्र यादव बात कर रहा हूँ। उनका यही है कि गौशाला को बनवाना, ठीक ना, इन सबको मैनेज करना, वहाँ जाके राम मंदिर पे प्रेशर करना। ये बताइए, राम मंदिर और गौशाला में जो कर रहे हैं वो मेरा एक धर्म है, करना चाहिए ना। ये बताइए, जो जनता है तुम्हें वोट बैंक दे रही है, वोट दे रही है, इनके लिए कुछ फर्ज नहीं बनता क्या? करना चाहिए ना। तो कह रहे हैं ना, जनता के लिए ही तो बनवाया है राम मंदिर, इतने वर्षों से लड़ाई चल रही थी। राम मंदिर वो हमारा इस वर्षों से चल रही है लड़ाई, कुछ नहीं है। जनता पे कोई प्रेशर नहीं होगा क्या? उसी के लिए है क्या? कोरोना काल चल रहा है, ये नहीं चलना चाहिए कि जो बच्चे से 1 से लेके 10 तक और 12 तक बैठे हुए हैं, इनको कोई शिक्षा नहीं मिलना चाहिए। हम तो ये कहते हैं, कोई टैबलेट कोई वो बंटवाया है? अखिलेश ने बंटवाया था, ये बताइए इस सरकार ने बंटवाया है? एक पूछना चाहेंगे हम। कुछ नहीं दिया बच्चों के लिए, कोई भी पढ़ाई नहीं है, कोई भी शिक्षा नहीं है। सबसे बड़ा महत्व है कि बच्चों का इसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बच्चों का नुकसान नहीं चाहिए। बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे अखिलेश सरकार ने इतना विकास किया था, मतलब लैपटॉप वगैरह बांटे थे, तो ऐसा कुछ बांटे? सरकार के लोग कुछ कह रहे हैं, ये ब्रिज बनवाए, एक भी कहते हैं हम गिनवा के कह रहे हैं। सारे ब्रिज सारे रोड अखिलेश ने ही करवाए थे। क्यों भैया तो कह रहे हैं एक्सप्रेसवे बनवा दिए हैं। इन लोगों का तो ये आपने पता है, इन्हें कहना है और ये कहते आ रहे हैं। तो आप बताइए ना, वो कह रहे, पूछ रहे हैं, बता दीजिए ना उनको। वो कह रहे हैं कि बता दीजिए कौन से एक्सप्रेसवे बनवाए। ने अभी जो PNC का इतना बड़ा झांसी खजुराहो मार्ग है, जो PNC का इतना बड़ा काम है, वो शायद इनके अखिलेश जी ने बनवाया होगा। जी बताइए। PNC का नहीं बनवाया है। सुनो जो कि कैंप से आया है, ये शिक्षित हैं, BP कर रहे हैं मैम। फिजिकल सुनो, 1 मिनट, फिजिकल एजुकेशन BP कर रहे हैं, डिग्री। ऐसा कुछ नहीं है। और सपा के ने, मैं यादव हूँ, सपा से, यादव के भाजपा में भी जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे गांव की व्यवस्थाएं देखिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा, सर 1 मिनट, पब्लिक बहुत है। मैं चाहता हूँ कि बुंदेलखंड के सभी लोगों की आवाज़ पहुँचे, इसलिए कृपया आप और लोगों को भी लें। और एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, हम तो ये कहते हैं, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई क्या सच्ची हुई? तुम्हारे बच्चे भी बैठे रहे हैं। मैडम, आप हाईवे और 4 लेन को छोड़ दीजिए प्लीज। केवल 1 मिनट में बात कहूंगा, बकाया हमारे सभी भाई लोग भी कहें। आप बुंदेलखंड के किसी भी हाईवे और 4 लेन को छोड़ दीजिए, आप कहीं भी चले जाइए, इवन देन आप लोकल के रोड पे चले जाइए। आप 10 किलोमीटर का रोड अगर बिना ब्रेक के, इतना गड्ढा है, कहीं गड्ढा मुक्त तो बताएं, MP हो चाहे UP हो, कहीं भी 10 किलोमीटर लगातार रोड सही नहीं है। लगातार रोड सही नहीं है। आप आगे आइए। सही नहीं है और अधिकारी निरंकुश हैं। वो कह रहे हैं, आपकी बात सुन लें, 1 मिनट आप बताइए। हम ये बोल रहे हैं कि ये शहर की बात आप पूछ रही हैं, एक बार गांव में चल के देखिए कि क्या है गांव की स्थिति। क्या है बताइए क्या है? यह है कि गांव में अगर गाड़ी भी ले जाओ 4 व्हीलर, तो नीचे से चैम्बर फूट जाए, गाड़ी में इतने गड्ढा, गेल में पानी भरा, कुछ एक बुझ नहीं। चलिए ठीक है, वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, बहुत ज्यादा। जैसा पहले भैया ने बोला कि वो क्या शिक्षा बताई BP। तो शिक्षा की बात हो तो मैं आपको मैडम बता दूं, मैं BSc फॉरेंसिक साइंस, MSc LLB MPhil PhD बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में तैनात था। वर्तमान में सस्पेंड हूँ और सस्पेंड हो गए। जी रही इसलिए सस्पेंड हूँ कि जब मैंने पिछली सरकारें देखी, इतना बड़ा भ्रष्टाचार देखा, इतना बड़ा इनका बसपा सपा का अलायंस देखा, मुझे लगा
कि इस बुंदेलखंड का हित नहीं है तो मैं पॉलिटिक्स में आ गया। इतनी सी तो बात है पूरी। ये थोड़ी सी बातें करते CP-Ed BP-Ed मैं इतनी एजुकेशन करने के बाद भी अंत में पॉलिटिक्स में आ गए। अंत में पॉलिटिक्स में ना मैं धन कमाने के लिए आया हूँ। हमारे भैया जी ने कहा है वो मास्टर साहब है टीचर। अरे मास्टर साहब मेरी थोड़ी बात सुनो। हमारे भैया जी ने कहा है कि 6 महीने जब होते हैं तो फिर नेता आ जाते हैं और फ़ोन नहीं उठाते। इन्हें जी आज तक बमीना विधायक के पास गए नहीं होंगे, बमीना विधायक जी के पास गए नहीं होंगे, क्योंकि हमारे बमीना विधायक राजीव सिंह जी एक ऐसे विधायक हैं जो 2 बजे रात में फ़ोन उठाते हैं और 1 बजे रात में फ़ोन उठाते हैं और जनता की समस्या तुरंत निराकरण करते हैं। जैसा कि हमारे पटेरिया जी ने बताया, मैं जनता को बिल्कुल यहाँ पे किसी जाति पार्टी संगठन की बात नहीं हो रही, यहाँ विकास की और सच्चाई की बात हो रही है। मैं बताता हूँ, मेरे पास ऐसे कई नेताओं के नंबर भी हैं जिन्होंने कहा महाराज जी आप हमारा प्रचार कर दीजिए, और मैंने उनका प्रचार किया। और जब मैं कार्यकर्ता को लेके गया तो बोले महाराज जी छोड़ो अब तो हाँ मैं उनके मुंह पे बोल सकता हूँ। और बात हो रही है विकास की, तो मैंने अभी 2 दिन पहले लाइव चलाया था मगरपुर, निवाड़ी से मगरपुर रोड, जिसमें अगर छोटी स्विफ्ट गाड़ी जाए तो नीचे लगती है। विकास के नाम पर आप देखिए रोड नहीं बनाए गए हैं। मैडम मैं आपको बता दूं, हमारे महाराज जी ये बात कह रहे हैं कि बुंदेलखंड की तो बात अच्छी है, लेकिन यहाँ नेताओं की कह रहे हैं। इसके पहले ये MP से बिलोंग करते थे और MP के रहने वाले हैं। तो हम भैया आप करेंगे, अगर उनने कुछ रखा है तो इनका पक्ष भी सुनेंगे हम कि नहीं सुनेंगे? नहीं तो हम एक ही पार्टी के होके दिख जाएंगे। आ रहे हैं ना भैया, वो भी कह रहे हैं 1 मिनट बात करनी है। हाँ चलो बताइए, 1 मिनट रुक जाओ। हमें क्वेश्चन देना ना माइक तो जैसे भाई आप भी लड़ रहे हैं जैसे भैया जी अभी बोल रहे थे, जैसे भैया जी अरे रुको का जैसे भैया जी बोल रहे थे, जैसे अभी कोरोना हो तो भैया जी बोल रहे थे कोरोना हो तो हॉस्पिटल काम में आओ या राम मंदिर काम में आओ। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताओ। मैंने आपसे कोई अभी मुद्दा नहीं किया। है तो कोविड में आदमी मरे तो राम मंदिर में बैठ के का जी गए? राम मंदिर का बैठ के आदमी जी गए? जी तो हॉस्पिटल में है। केवल एक मिनट भैया, आप एक ही चीज को लेके बैठ जाओगे, 10 सेकंड रुक जाओगे तो आप भी को नहीं सुना सकते हैं। हम सिर्फ एक का चैनल थोड़ी है भैया, सबको सुनाना पड़ेगा। आपको पहले हम अपने महाराज जी का जवाब दें। अभी ये कह रहे हैं कि जो नीचे सरकार है काम नहीं कर रही, बुंदेलखंड को रोजगार नहीं है। उसी सरकार का महाराज जी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे, उसी सरकार का पृथ्वीपुर से ये टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी का। जब इस पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया तो आप जब बुंदेलखंड के मुद्दे पे चले आए। ये महाराज जी बताइए। रोष व्यक्त कर रहे हैं। टिकट तो विकास के लिए मांगे हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्मृति ईरानी जी के प्रचार में गए हर नेता के। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी खराब है, लेकिन इतनी सरकारें रही हो जिसने जनता के लिए नहीं सोचा। मैं लगातार बुंदेलखंड की मांग कर रहा हूँ कि यहाँ का युवा, यहाँ पर जो बीजेपी में है, चाहे ये हो चाहे जो, सबके परिवार के बेरोजगार बैठे हुए हैं। किसी के पास रोजगार नहीं है, यहाँ पे कारखाने नहीं है, स्कूल नहीं है, लेकिन जो न्याय की बात नहीं रख सकते, क्योंकि बीजेपी में हो किसी पार्टी में हो, अपना जमीन जिंदा रखना होगा। मेरा जमीन जिंदा है, इसलिए मैं विकास की बात रखता हूँ। टिकट नहीं मिला इसलिए आप इतना रोष व्यक्त कर रहे हैं। टिकट मिला या नहीं मिला, टिकट की बात नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले था और आज भी हूँ, लेकिन मैं विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी करता हूँ। इस बार जो है, नाम बता दीजिए पहले अपना। मेरा नाम जाहिद अली है और मैं जनतकार पार्टी का बुंदेलखंड प्रभारी हूँ। और बताइए आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है सरकार किस तरीके से काम कर रही है? लोग कुछ कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रही है, कुछ कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ है, कोई काम नहीं कर रही है। इस बार जो है जनता जो है, पिछली सरकार है और इस बार जो सरकार चल रही है, पिछली सरकार जो चला चुकी है उनसे तरस आ चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जनअधिकार पार्टी की सरकार बनने जा रही है 2022 में। अच्छा, जनअधिकार पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी? जी जी, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जो है जनअधिकार पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, आपका क्या नाम है चाचा? अच्छा, नहीं बोलेंगे, आप बता दो भैया। हमारे हमारे पटेरिया जी बोल रहे थे अभी कि कोविड के समय में क्या किया, तो ये बताएं हमें कि इनका विधायक जी और सांसद जी ने क्या किया। ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिले, आदरणीय राज्यसभा सांसद जी डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी ने दिए।
मेडिकल कॉलेज में। इनसे पूछ रहे हैं। हाँ। बताइए भैया। पहले तो ये कोविड का फुल फॉर्म नहीं जानते, तो इन हम इंजेक्शन के बारे में ना बता पाए। नहीं जस्ट बात हुई गरीब आदमी भी कोविड से ग्रसित था, गरीब अनपढ़ आदमी भी कोविड से ग्रसित था। मैम जस्ट मिनट, वो माननीय राज्यसभा सांसद जी की बात कर रहे हैं, ये कोविड की बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड में जिन विधायक माननीय सांसद जी की जब हमारे बात कर रहे हैं, अनुराग जी की, चाहे राजीव जी हो, चाहे हमारे रवि शर्मा हो, चाहे जवाहर जी हो, ये जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिला, ये भैया जिस सिलेंडर नहीं मिला, यहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त उपस्थित नहीं हुई। आपको पता है कि झांसी में कितने सेंटरों को कोविड के सेंटर बनाए गए सरकारी, आपको नर्सिंग होमों को नहीं मिला। इन्हें तो कुछ भी कहना है, इन्हें पूरा भारत का भी राज दे दो समाजवादी पार्टी वालों का, तो ये कहेंगे हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि इस समय नगर में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित है। बालू माफिया, जितने माफिया थे, भू माफिया, योगी जी के नाम से या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं या फिर जेलों में है। अच्छा, बालू के बारे में एक प्रश्न। बालू चोर बड़े स्तर से चोरी हो रही है। अच्छा, और खनन का अगर होने के कारण बड़ी चोरी होने लगी बालू की। खनन का अगर हम पूछे तो खनन नहीं हो रहा है। खनन हो रहा है। आप बताइए, खनन नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं बालू माफियाओं को हटा दिया गया है, तो भैया तो कह रहे हैं खनन हो रहा है। बिल्कुल खनन नहीं हो रहा है। अच्छा, आप बताइए भैया, खनन हो रहा है कि नहीं हो रहा? पिछली सरकारों ने बहुत लूटा है, और जो भी सरकार में रहता है वो लूटने का काम करता है, और जनता बहुत तरत है। नहीं, मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए, खनन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो कोई भी सरकार रहती है खनन तो करती है। सरकार में बिल्कुल नहीं है। जी जी, एक बात खनन हो रहा है। आगे आओ इधर, माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। हम करेंगे बच्चों की शिक्षा की बात। इसमें गेहूं बेच के किसानों ने, खाने के लिए गेहूं नहीं है, बेच के फोन लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ लें। इस सरकार का फर्ज बनता था कि एक टैबलेट या फोन दे के सरकार वितरण करवा दे। मुझे और कुछ भी नहीं है, इतना दे दे, बच्चों की शिक्षा देते। सरकार में शिक्षा नहीं देखी बच्चों की, बस बच्चों की कोई शिक्षा नहीं देखी गई। यहाँ पर ऐलान की बात नहीं हो रही है, यहाँ योगी जी ने ऐलान कर दिया। यहाँ पर बच्चों को धरातल पे कोई भी सुविधाएं नहीं है, ना स्कूल है और ना निःशुल्क शिक्षा है। बच्चे परेशान हैं। आपने बोल दिया एंड्रॉइड लो, किसानों के पास खाने को नहीं है, किसान भुखमरी में जी रहा है, मजदूरी है नहीं, वो कहाँ से एंड्रॉइड लाए, कहाँ से? यहाँ पर जो युवा खड़ा है, आप पूछिए कितना बेरोजगार खड़ा है। आप लोगों के बारे में बहन जी हाथ जोड़ के निवेदन है, 7 महीने से ये कंप्लेन आप लोगों के लिए, बाथरूम के लिए परेशान है, आदमी लोग लैट्रिन के लिए परेशान है। एक कंप्लेन 7 महीने से बिल्कुल बंद है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं है कोई व्यवस्था? भैया तो कह रहे हैं बढ़िया व्यवस्था। यहाँ पे कम्प्लेक्स की कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या नाम है? अरे बोल दीजिए। सरकारी दफ्तर में है क्या? सरकारी दफ्तर में है क्या? सरकारी दफ्तर में डर रहे हैं इसलिए? बोलने से डर रहे हैं। चलिए ठीक है, आखिरी में पूछना चाहूंगी। अच्छा चलिए, आखिरी बात क्या कह रहे हैं? हम सभी की राय है कि महाराज के समर्थन में बुंदेलखंड राज्य बनना। मैं अगर हमारे माननीय मोदी जी पृथक राज्य बुंदेलखंड की घोषणा करते हैं तो हम उनके साथ हैं, और अगर नहीं करते हैं तो पूरे जोर विरोध करेंगे। ठीक है। चलता हूँ। जैसे हमारे भैया ने कहा था कि महाराज जी अब बुंदेलखंड का काम करने लगे। जब उमा भारती जी यहाँ झांसी से सांसद बनी तो उन्होंने प्रथम घोषणा यही की थी कि केंद्र में अगर भाजपा की सरकार बनती है, राज्य में बनती है, तो बुंदेलखंड राज्य का निर्माण करूंगी, नहीं तो जल समाधि ले लूंगी। आज तक बुंदेलखंड का ना राज्य बना, ना किसी ने जल समाधि। जी आखिरी स्टेटमेंट बताइए। ये दीदी ने कहा था, ये इनने बस सुना होगा, लेकिन मुझे पता नहीं है। अच्छा, आपने नहीं सुना? ठीक है अम्मा, आखिरी में बता दो किसकी सरकार बन रही? हम बताएं जा कह रहे हम कि हमारे बरुआ सागर में, फुटेरा बरुआ ग्राम में इतनी गंदगी फैली कि नालियन की बाढ़ आ रही। अच्छा। और झड़ाई नहीं होती, कोई सफाई नहीं कर रहा। हाँ। तो हम को बासन के माए लाई नहीं आती है। चलिए, अब फिर किसकी सरकार ला रही हो? कमल ला रही हो, साइकिल ला रही हो, पंजा ला रही हो, कि दीदी को ला रही हो, बहन जी को ला रही हो? हम तो आपको चाह रहे हैं। नहीं भैया, बस जय बुंदेलखंड, जय भारतीय जनता पार्टी। बस। हाँ, आखिरी पार्टी। जी सबसे बोलो माइक सुनिए। हाँ,
सबसे मुख्य बात है जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि सभी समस्याओं की जड़ यह जनसंख्या है। जो नियंत्रित तरीके से बढ़े तो अच्छी बात है, और अनियंत्रित तरीके से जो बढ़ रही है वो गलत है। चलिए आखिरी में पूछूंगी, किसको वोट देने वाले हैं इस बार 2022 में? हम बुंदेलखंड को देंगे, भारतीय जन अधिकार पार्टी को। जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी जो बुंदेलखंड निर्माण करेगा उसको वोट देंगे। अभी तो कोई समझ में निर्णय। ठीक है, बुंदेलखंड राज्य बनेगा उसी को हाँ बुंदेलखंड को जिताएंगे। वोट बस अखिलेश यादव को। चलिए ठीक है, बबीना विधानसभा के बरुआ सागर क्षेत्र है, बताइए। राज्य थोड़ा बड़ा है, इस वजह से पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए अगर बुंदेलखंड अलग होता है तो विकास होगा, तरक्की होगी इस बुंदेलखंड में। इसलिए हम चाहते हैं जो बुंदेलखंड के साथ है हम उसके साथ हैं। जय। चलिए ठीक है, बबीना विधानसभा से बरुआ सागर क्षेत्र है, यहाँ पर हम लोगों से मिलने आए थे, उनसे बात की। कुछ लोग काफी खुश हैं इस सरकार से, कुछ लोग काफी गुस्से में भी हैं। तो वो कोई बोल रहा है जन अधिकार पार्टी आएगी, कोई कह रहा है समाजवादी पार्टी, कोई कह रहा है बसपा, कोई भाजपा। तो देखना होगा, और कोई कह रहा है बुंदेलखंड जो बनाएगा उसकी पार्टी आएगी। तो भैया देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में इस बार यहाँ की जो जनता है वो किसको अपना विधायक बनाती है, प्रदेश में किसको अपना मुख्यमंत्री बनाती है, देखने का विषय होगा। ऐसे ही किसी और एरिया से आपको लाइव रूबरू जनता से कराते रहेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलाते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।